तो मैथ्स के जो कोर्सेज हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गया आपके कंपल्सरीज में या ऑप्शनल्स में, उसमें आपको वो अलाउंस उतनी होती ही नहीं है कि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, ठीक है। तो ये आपके जब हाथ में है 40 मार्क्स, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, प्रॉपरली इसको आप कवर करें, तो ये आप ले सकते हैं। और एट द एंड आप देखेंगे कि इंशाल्लाह व्हेन यू गाइस क्वालिफाई योर रिटन पेपर, तो इंटरव्यू के बाद जो मुकाबला होता है वो 1-2 नंबरों का ही हो रहा होता है। और उस वक्त आप सोचते हैं कि ठीक है, अच्छा वहां से 5 मार्क्स ले लिए होते, वो 10 मार्क ना स्किप किए होते। अल्टीमेटली वहां जाके आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। अभी इस स्टेज पे आप लोगों को शायद इन मार्क्स की इंपॉर्टेंस की ना उस तरह से समझ आ रही हो, ठीक है। सेकंड जो वजह मैं बताऊंगी वो ये है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर इटसेल्फ है, ठीक है, उसमें भी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। इसके अंदर आपके पास यू हैव 3 पोर्शंस, ठीक है। एक जनरल साइंस है, जनरल एबिलिटी एंड एमसीक्यूज, ठीक है। अब ये जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है ये मेजॉरिटी आपका जनरल साइंस से आता है, ठीक है। इफ यू गाइज आर लकी तो आपको 2-3 एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो जनरल एबिलिटी के भी होंगे, मैथ्स के होंगे। वरना ये मेजरली एमसीक्यूज जो है वो हिस्टोरिकली यही चलता आ रहा है कि वो जनरल साइंस से आते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। अब इसकी जो ओके गाइज, अपार्ट फ्रॉम जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस के अलावा जो होंगे वो हम क्लास के एंड पे अभी देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो अभी फोकस है वो जनरल एबिलिटी पे रहे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपके आंसर करूंगी, डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो आई वाज सेइंग कि इसकी इम्पोर्टेंस के साथ ही मैं आपको ये स्ट्रक्चर भी समझा रही हूँ कि अब जो अगर आप एनालाइज करें पिछले 2 साल 3 साल, जनरल साइंस का जो पोर्शन आ रहा है ना, वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, क्योंकि जनरल साइंस अनलाइक जनरल एबिलिटी, उसका जो आपके लिए आउटलाइन है वो बहुत ओपन एंडेड है, ठीक है। साइंस में आपके पास फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, ये वो इन्वायरमेंटल साइंसेस, काफी सेक्शंस हैं, और उसमें भी बहुत ओपन एंडेडनेस है। तो वो मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ऑब्वियसली मार्क्स अश्योर करना मुश्किल होता है। तो इसी से हमें इंपॉर्टेंस और समझ आती है जनरल एबिलिटी की, कि जब इसका एक कन्फाइंड सिलेबस है जो हम कवर कर लें अगर, और उसकी प्रैक्टिस भी कर लें, तो ये हम 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। इसमें फिर आपको लेवरेज मिल जाती है कि चलो अगर इसके आपके इसमें से बुरा पेपर भी हो जाए, आपका जनरल साइंस का मुश्किल से मुश्किल भी आ जाए, तो आप 20 मार्क्स तो ले ही लेंगे, राइट, 50% तो आप ले ही लेंगे, ठीक है। यहां से आप एवरेज लगा लें 10 मार्क्स। तो अब ये देखें, इन 40 मार्क्स की वजह से आपके टोटल मार्क्स कहाँ गए, नियर 70, विच इज बहुत अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आई होप आप लोगों को थोड़ी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका पेपर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। पहले तो आपको वो एमसीक्यूज अलग से दे देंगे, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 30 मिनट्स होते हैं एमसीक्यूज के लिए। अभी हम टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। आपको वो एमसीक्यूज आप दे देंगे करके, उसके बाद ये जो पहला सेक्शन है यहाँ पे इन 4 क्वेश्चंस का, ये आपके जनरल साइंस का सेक्शन है। इसमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन है, विच इज सेक्शन बी ऑफ द पेपर, दैट इज योर जनरल एबिलिटी का सेक्शन, जो 40 मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है, और क्वेश्चन 8 है। हर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स होंगे जिनके 5-5 मार्क्स होंगे। तो इस तरह एक क्वेश्चन के टोटल मार्क्स आपके 20 होंगे, ठीक है। आप लोगों ने कोई से भी 2 पूरे पूरे सवाल करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन 7 में से 2 पार्ट्स कर लें, 8 में से 2 पार्ट्स कर लें, और 6 में से 2 पार्ट्स कर लें। नो, जो भी 2 आप पिक करेंगे क्वेश्चंस, वो आपको पूरे पूरे अटेम्प्ट करने हैं फॉर 40 मार्क्स, ठीक है। बट यू गाइज हैव एन ऑप्शन कि आप एक उनमें से कोई सा भी जो आपको मुश्किल लग रहा हो, आप वो स्किप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपके पास चॉइस भी आ जाती है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट, इसका पेपर इतना आसान होता है कि
ये आपको सारे ही होपफुली इजी लग रहे होंगे, ठीक है, कि इनमें से आप ये हो रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ज्यादा आसान कौन से हैं, ठीक है। तो ये इसका इतना आसान इसका इसका वो आते हैं, इसीलिए ये मार्क्स छोड़ने वाले नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग दिस, ये मैं वैसे भी कहती हूँ कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं आपके कंपल्सरीज में, वो आपको एक गिफ्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप स्मार्टली उसकी तैयारी कर लें तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, या जितनी भी मैंने अभी कोई बात की अभी तक, कोई कंफ्यूजन? अभी मैं इसके बाद अब टाइम मैनेजमेंट पे आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आउटलाइन पे आऊंगी, जो हम क्लासेस में आउटलाइन कवर करेंगे, ठीक है। नो क्वेश्चन अप टिल नाउ, ओके। अब हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है, कि इसका जो बिकॉज देखें, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरे सीएसएस, ये सब सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है बात, कि टाइम मैनेजमेंट इज द की, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि आपको 4 सवाल करने होते हैं ना हर पेपर में, एमसीक्यूज को छोड़ के 4 सवाल करने होते हैं। तो अक्सर बच्चे 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन होता है वो उसको नहीं कर पाते, ठीक है। जी मैं अभी आउटलाइन पे आऊंगी, ठीक है। आउटलाइन के अंदर एज प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और वो हम अपनी क्लासेस में कवर करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप देखें कि टाइम मैनेजमेंट में ये बात आपने गौर से सुननी है, और ये बात सिर्फ इसके लिए नहीं मैं कर रही हूँ, इस पेपर के लिए, ये सब पेपर्स के लिए, कि आपने टाइम मैनेजमेंट, ये तो आपको मैं स्पेसिफिक इस पेपर का बता रही हूँ कि आपने किस तरह स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने पेपर को। बाकी पेपर्स के लिए भी आपने इस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। कि यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं बहुत अच्छे, और आपका चौथा क्वेश्चन रह गया, वो आपके 2-3 पेज पे आया, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपका जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपके पूरे पेपर को एक दफा देखता है कि इसने टाइम मैनेज किया है या नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि सारे क्वेश्चंस इक्वल लेंथ के, ऑलमोस्ट गिव और टेक अ पेज और 2 आगे पीछे हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन किया है या नहीं है, वो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है पेपर का, और ये मैं सब पेपर्स की बात कर रही हूँ। तो ये आपने इस पे बहुत फोकस रखना है अपना करते हुए। तैयारी आप लोग जितनी मर्जी अच्छी कर लें, टाइम मैनेज नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब इस पेपर की अगर हम स्पेसिफिक बात कर लें, अगेन आपको 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज को गिव और टेक आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स दिए जाते हैं एमसीक्यूज के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि आप 10 to 12 मिनट्स में एमसीक्यूज कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। क्योंकि देखिए, एमसीक्यूज में आपको या तो वो चीज आता है उसका आंसर, या नहीं आता, राइट। उस पे टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कि आप अगर उस पे 5 मिनट और सोच लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका सही आंसर मिल जाएगा, राइट। तब भी आपने उस पे गैस ही करना है कि ठीक है, या तो ए होगा या सी होगा या बी या डी, जो भी, राइट। तो एमसीक्यूज पे मैं आपको कहूंगी कि 10 से 12 मिनट्स में आप आराम से कर सकते हैं, ये बहुत टाइम होता है। उसके बाद आप आ जाएं बाकी पेपर के ऊपर, ठीक है। अभी जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा, उसमें आपको पता है 2 सेक्शंस थे, जनरल एबिलिटी और जनरल साइंस के। इसके अंदर मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, ऑब्वियसली एट द एंड आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए, ठीक है। लेकिन होपफुली होपफुली आप लोगों की स्ट्रेंथ अगर अभी नहीं है तो बन जाएगी जनरल एबिलिटी, और आप लोग खुद चाहेंगे कि ये जो सेक्शन है ना जनरल एबिलिटी का, ये आप लोग पहले अटेम्प्ट करना चाहेंगे। और ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन है वो आप पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि आपको मैक्सिमम, देखिए आपने 2 सवाल करने हैं, और जनरल एबिलिटी के सवाल जो है ना, वो पेपर प्रेजेंटेशन, वो ऑब्वियसली उस पर फोकस करके वो आप 2 पेजेस का कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी उसके सवाल आधे पेज पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपने करने नहीं है आधे पेज पे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो इतने लंबे सवाल होते नहीं है, ठीक है। तो उसके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से 70 मिनट्स में कर सकते हैं, आराम से, ठीक है। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप यहां तक देखें कि आपके यहां से 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपके अगर मुश्किल से मुश्किल भी आ गए हैं, चलें 10 एमसीक्यूज में, मैं मिनिमम लगा रही हूँ मार्क्स एमसीक्यूज में, ठीक है। कभी कभार जीएसए के एमसीक्यूज इतने आसान आते हैं कि उसमें 19-20 बच्चों के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अभी आपका
आधा टाइम भी नहीं गुजरा, ये टोटल 80 मिनट्स हैं, राइट, और हाफ टाइम 90 मिनट्स पे गुजरेगा। आपका आधा टाइम भी नहीं गुजरा और आपके 50 मार्क्स ऑलमोस्ट सिक्योर हो चुके हैं, गिव और टेक 5 मार्क्स, चलें 10 मार्क्स, ठीक है, आगे पीछे कर लें। लेकिन आप क्या, 50 मार्क्स आप सोचें आपके सिक्योर हो चुके हैं आधे टाइम में। उसके बाद आप जनरल साइंस पे अपना आराम से टाइम लगा सकते हैं 90 मिनट्स। इसका क्या मतलब है कि आप मोर देन हाफ एन आवर एक उसको दे रहे हैं, एक सवाल को, राइट। तो इसमें ये है कि अगर आप मोर देन हाफ एन आवर दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये इनफ टाइम है, 90 मिनट्स फॉर 2 क्वेश्चंस ओनली ऑफ जनरल साइंस, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इस चीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो आपके पास फिर भी 10 मिनट बाकी रह जाएंगे फॉर रिव्यू, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आप बहुत इजीली देखें, एक ना पेपर इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग आंसर्स और इट्स ऑल्सो अ मेंटल गेम, ठीक है। आपने मेंटली भी जीतना है वहां पे, कि आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि देखें आधे टाइम से पहले आपने अपने आधे मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ, आप ये कर सकते हैं जनरल एबिलिटी के, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो अम, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप ये बिल्कुल कर सकेंगे, ठीक है, जनरल एबिलिटी के मार्क्स सिक्योर, इफ़ यू गाइस फॉलो व्हाट आई टेल इन माय क्लासेस। अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट का था। इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? जी बिल्कुल, हम पूरा सिलेबस ही कवर करेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस जो हम कवर करेंगे, ठीक है। अ, अभी हम आते हैं आउटलाइन के ऊपर, ठीक है। देखिए जनरल एबिलिटी के अंदर ना ये कोई ये आप पहले से मत सोचें कि जी 2 पेजेस का मैंने सवाल, देखिए मैथ्स के अंदर ये नहीं होता। मैथ्स के अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन, जिस पे बात मैं अभी करूंगी, उस पे फोकस रखना है। आपने पेजेस भरने पे फोकस नहीं रखना, बिकॉज मैथ्स के अंदर वो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन व्हाट यू कैन अश्योर इज कि आप पेपर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करें, जो जिस पे अभी मैं इस आउटलाइन के बाद आती हूँ, ठीक है। जी यस, अभी मैं फिलहाल एबिलिटी की क्लासेस करवा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। अब हम पहले आउटलाइन पे आ जाते हैं एंड देन मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना वो फिर मैं एड्रेस करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आउटलाइन जो है ना, इसको आपने देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये 14 टॉपिक्स कहाँ से आ गए, ठीक है। और ये आपने इसको परेशान नहीं होना देख के, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये मैथ्स की जो बेसिक्स होती हैं ना, ये उनको टच कर रहे हैं। और ये जो आउटलाइन है ना, ये मैंने खुद से बनाई है, कंसिडरिंग, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो आपके पास्ट पेपर्स हैं। और अभी जो मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगी आगे, उनके अंदर भी ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आप अभी रिसोर्सेज के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, ये अश्योर कर रही है कि जो आपके अब तक पास्ट पेपर्स हैं ना, वो सारे के सारे सवाल उसमें कवर्ड हैं। और वो हम अपनी क्लासेस में देखेंगे भी, क्योंकि हम अपनी क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। आई एम नॉट ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि अच्छा जी अलजेब्रा ये होता है और अब आप खुद से प्रैक्टिस करें। हम क्लासेस के अंदर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं आपको ऑब्वियसली एज असाइनमेंट दूंगी, कुछ हम लोग क्लासेस के अंदर करेंगे प्रैक्टिस। इस तरह बाय द एंड ऑफ जो पूरा सेशन होगा, हमारे सारे जो पास्ट पेपर्स हैं जनरल एबिलिटी के, वो कवर हो चुके होंगे, ठीक है। और वो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकेंगे कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस एबिलिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं वो कवर हो चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से क्लासेस डिजाइन है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोर्स आउटलाइन के ऊपर। मैं ऊपर ऊपर से आपको ये टॉपिक्स थोड़े बहुत बता दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली डिटेल में तो हम अपने क्लासेस में देखेंगे इंडिविजुअल टॉपिक्स को। जो कोर्स आउटलाइन मैंने डिजाइन की हुई है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद ज्योमेट्री है, जिसमें ये 2 टॉपिक्स हैं। देन वी हैव लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये 3 सेक्शंस हैं और इसमें छोटे छोटे इसके आप समझ लें सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब अगर हम इधर आ जाते हैं तो इसको अगर हम गो थ्रू करें आउटलाइन को, सिर्फ देखने के लिए कि अच्छा इसमें क्या है। अब अलजेब्रा के अंदर हम लोग बेसिक देखेंगे, बॉड मास का रूल जो है,
वी विल स्टडी दैट, ठीक है। बॉड मास का रूल, मेरी आवाज क्या नहीं आ रही? माई माइक इज ऑन। ठीक है, आ रही है। अच्छा, जिनको आवाज नहीं आ रही वो फिर अपना देखें प्लीज सेटअप, कि आपका क्या वहां पे इशू आ रहा है, ठीक है। ओके, अब आ जाए आप कोर्स आउटलाइन पे। जी, अलजेब्रा के अंदर हम लोग बॉड मास का रूल पढ़ेंगे। आई एम श्योर ये आप लोगों ने अपनी जो क्लास स्कूल की क्लासेस होंगी उसमें ये वर्ड तो जरूर आप लोगों को याद आ रहा होगा, राइट। हम लोग बॉड मास का रूल पढ़ेंगे कि जी अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन किस किस सीक्वेंस में होती है। इसमें फिर हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि स्क्वायर रूट्स की जो सिंप्लीफिकेशन होती है, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से सब समझा रही हूँ, ये हम चीजें देखेंगे अपनी क्लासेस में। कि स्क्वायर रूट अगर आपके पास अंडर रूट फॉर एग्जाम्पल 1025 लिखा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो उसको आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। अच्छा गाइज, अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकेंगे बिकॉज दिस इज एन ओपन क्लास। तो अभी वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वंस अ रेगुलर क्लास स्टार्ट, तो तो फिर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दें, ठीक है। ओके, ओके, सो हम लोग स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, इसकी हम सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। इसके अंदर अलजेब्रा का पार्ट भी है ये, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट भी है। किसी ने अभी एज वर्ड प्रॉब्लम्स का भी मेंशन किया था। इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए सिर्फ कह रही हूँ, ऑफ हो गया, या रेशो हो गया, ठीक है, या फॉर एग्जांपल परसेंट हो गया, इनको हम मैथ्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनको हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, एक इंग्लिश लैंग्वेज है और मैथ्स की भी एक अपनी लैंग्वेज है, राइट। तो वो आप लोगों को आना चाहिए कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका मैथ्स में मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जब हम करेंगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसके अंदर क्वाड्रेटिक एंड देखिए, अभी अगर मैं इसको समझाना शुरू हो जाऊंगी तो फिर वी विल बी स्टक हेयर, राइट। तो अभी मुझे पूरा एक दफा आउटलाइन करने दें। देखिए, एज वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, इससे आप घबराएं मत, ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज ऑनेस्टली लाइक अ वेरी नॉर्मल इजी वर्ड प्रॉब्लम। और वो आप तब सॉल्व इजीली कर सकेंगे जब मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जो अभी मैं चीज इससे पहले बता रही थी, कि इंग्लिश लैंग्वेज टू मैथमेटिकल लैंग्वेज, राइट। ये एक कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए वो बहुत जरूरी है। वो टेबल्स हैं, वो बहुत आसान है, वो आप देखेंगे, वो चीजें आप लोगों ने की होंगी, जरूर की होंगी, लेकिन ऑब्वियसली जब आपके सामने एक दोबारा वो चीज आती है तो वो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, सो देन वी हैव क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है ना, ये आपकी बाकी इन सारे टॉपिक्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होंगी। आपने खुद भी देखा होगा कि जी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं, किसी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये चीज हम देखेंगे कि जी ये भी आप लोगों ने आई एम श्योर किया होगा पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी, और जो होगा भी आई एम श्योर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। वो चीज हम करेंगे तो इजीली हम लोग वो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाए एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम एचसीएफ जो है ये हम निकालने, इसका तरीका देखेंगे कि कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। इसके एक दो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। वी विल सी दैट एज वेल, कि वो क्वेश्चंस को हमने कैसे समझना है कि कौन सा क्वेश्चन एलसीएम का है, कौन सा क्वेश्चन एचसीएफ का है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद वी विल स्टडी मीन मोड मीडियन रेंज। अब ये तो अच्छा सॉरी, नंबर सीरीज स्किप हो गया। नंबर सीरीज के अंदर जो है इसका तो क्वेश्चन भी एक, जैसे आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए ये देखें, अब यहाँ पे ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा। अब इसके अंदर उन्होंने आपको कुछ दिए हुए नंबर्स, जी 1, 8, 4, 27, 9, उन्होंने ये पूछा कि जी 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, राइट। तो ये नंबर सीरीज है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जी इसके क्या पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट। तो वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज वेल नंबर सीरीज के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे।
मीन मोड मीडियन रेंज पे। इसमें बहुत इसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके पास्ट पेपर्स में। अगर आपको इसका तरीका समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, तो यू विल बी इजीली, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे कि जी मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस हैं वन लाइनर जो समझ आ जाएंगी इजीली। बहुत बेसिक टॉपिक है ये। वर्क रेशो रेट एंड प्रोपोर्शन, इसके सवाल आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा। ये भी इसको हम बहुत इजीली, इसमें ना सेवरल मेथड्स हैं प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए, और रेशो के क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वो मेथड देखेंगे जो आपको कोई किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी उस मेथड से, ठीक है। ये बेसिकली इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जी 25 men कंप्लीट अ वर्क इन 70 days, तो वो ये पूछ लेंगे जी आपसे 50 men जो हैं वो कितने डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें एक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम हम करेंगे, और उससे हम इसके भी आई थिंक 2-3 सवाल ही हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली सिंस इट्स वेरी इजी तो ऑब्वियसली हमने कवर जरूर करने हैं ये टॉपिक्स, जो बेशक एक एक दो दो दफा आए हैं, लेकिन हम कवर वो टॉपिक्स जरूर करेंगे, ठीक है। परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट लॉस आ जाता है नेक्स्ट, ठीक है। इसके भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है इसके क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल ऐसे होते हैं कि जी अ पर्सन सोल्ड अ प्रोडक्ट फॉर दिस अमाउंट, फॉर एग्जांपल एक एक्स अमाउंट है, उसने खरीदा वाई अमाउंट पे था, बेचा उसने एक्स अमाउंट पे था, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, या उसको आप परसेंट में बता दें। इस तरह के सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और साथ परसेंटेजेस इसलिए क्योंकि परसेंटेजेस को हम बेसिकली कवर करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट लॉस के अंदर जो परसेंटेज के सवाल आते हैं वो हम कर सकें, ठीक है। देन वी हैव इंटरेस्ट। इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे, ठीक है। इसका एक ही फॉर्मूला है जो हम क्लास में देखेंगे, और हम उसका क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोगों के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों के पास अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि वैसे इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, तो हम वो भी उसका फॉर्मूला देख लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, एंड वी विल कंपेयर कि जी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, बिल्कुल बेसिक हम देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि टॉपिक्स, क्योंकि देखिए मैथ्स में टॉपिक्स तो वही रहते हैं, चाहे आप क्लास 7 में हो, चाहे आप उसकी डिग्री कर रहे हो मास्टर्स की, टॉपिक्स वही रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 8 में भी होगी, ट्रिग्नोमेट्री आपकी मास्टर्स लेवल पे भी होगी, लेकिन वो जिस एक्सटेंट तक होगी ऑब्वियसली वो फर्क होता है, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल जो बेसिक इसमें चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे सिर्फ। फिर प्रोबेबिलिटी सेट्स एंड सैम्पलिंग आ जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन जिस तरह के हम देखेंगे कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से अगर आपको 4 एसेस चाहिए, या अगर आपको इस तरह का कोई भी सवाल हो, तो जी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये हम बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अगर आप हायर लेवल का देखें तो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने पास्ट पेपर्स को फोकस में रखते हुए ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ताकि हम इन पे जितना टाइम इनको देना चाहिए हम उतना ही दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए सीएसएस के अंदर ना इतनी ओपन एंडेडनेस है कि आप जो जितना करें उतना कम है, राइट। लेकिन गाइडेंस क्या है, गाइडेंस इज पास्ट पेपर्स, और ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पास्ट पेपर्स को फोकस में रखते हुए उनका सिलेबस कवर करना है, ठीक है, वरना तो ये इट्स नेवर एंडिंग सिलेबस, राइट। अच्छा जी, अब आ जाए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हम ग्राफ्स, ठीक है, देखेंगे कि जी पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर्स में आया है पाई चार्ट का। अगर आप लोगों ने गो थ्रू किए हैं पास्ट पेपर्स, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, राइट। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, एक एक हम इनकी एग्जांपल जरूर देखेंगे, इवन दो आया हुआ नहीं है, हिस्टोग्राम एक दफा आया हुआ है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन आए तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि जी वो चीज़ ही कवर्ड नहीं है तो आप लोग वो मजबूरन स्किप कर दें, अपनी मर्जी से कोई एग्जाम में क्वेश्चन स्किप करें, दैट इज फाइन, ठीक है। इसीलिए हम इसमें से कुछ टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, इवन दो उनके क्वेश्चंस भी शायद उस तरह से उतने नहीं आए हुए, लेकिन सो दैट वी हैव एन ऑप्शन इन आवर एग्जाम, इसीलिए हम वो
टॉपिक्स भी करेंगे। अब ज्योमेट्री पे आ जाएं तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ठीक है। ये तो तीन बेसिक शेप्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। इनके एक दो फॉर्मूलाज हैं बहुत बेसिक। पेरीमीटर का हो गया, एरिया का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हम करेंगे। बाकी दो तीन और शेप्स जो हैं, जो आई एम श्योर आप लोगों ने पहले अपने किए जरूर होंगे, वो फॉर्मूलाज पढ़े होंगे लेकिन बिल्कुल भूल गए होंगे, वो हम इसीलिए देखेंगे एक दफा जरूर ताकि वो आप लोगों के माइंड में बैठे हुए जरूर हों, ठीक है। एंड द लास्ट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके जो क्वेश्चंस है ना, इसमें एक तो जो हमने पूरा पीछे पढ़ा होगा ना, वो हमारी नॉलेज इसके अंदर यूज हो रही होगी, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। इन क्वेश्चंस के मजे की बात यह है कि इसमें मोस्टली जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके लॉजिक को टेस्ट कर रहे होते हैं, वो आपकी इतनी आपकी ज्यादा मेंटल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ के जवाब कैसे दें। ये ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने चार सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं इस एक टॉपिक के। ये है एक ही टॉपिक लेकिन इसमें हम चार सब टॉपिक्स देखेंगे जो छोटे छोटे से हैं, क्योंकि ये फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉजिकल रीजनिंग में आ सकते हैं, तो हम उनको वो बारी बारी देखेंगे इन चार टॉपिक्स को, ठीक है। तो मोर और लेस ये आपकी पूरी आउटलाइन है जो हम अपने क्लासेस में कवर करेंगे। आउटलाइन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो मुझसे पूछें। इन टॉपिक्स को ऑब्वियसली हम डिटेल में अपनी देखेंगे क्लास। जी, जी कश्यप, पूछिए सवाल। साइंस वाले पोर्शन में मैं क्या रिपीट कर दूं? मैं आपको सिर्फ जनरल एबिलिटी का पढ़ाऊंगी, जनरल साइंस का आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी। उसकी आउटलाइन वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन एट ऑल। जनरल साइंस का तो मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन और वो पेपर स्ट्रक्चर में बता रही थी, लेकिन जनरल साइंस का पोर्शन मैं कवर नहीं करवाऊंगी। अच्छा जी, मैं मैं क्लास के एंड पे एज प्रॉब्लम पे थोड़ा समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, देखिए, इस पोर्शन के अंदर आपको सवाल जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जी जी, जनरल एबिलिटी का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, ये सेशन ही जनरल एबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इस टॉपिक का कि सवाल कैसे आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर्स गो थ्रू किए होंगे तो अब सवाल आते कैसे हैं। कंप्यूटर एक वर्ड है, इसको उन्होंने लिखा होगा एक कोई अननोन लैंग्वेज के अंदर, इस तरह RLMABQ यू कुछ भी, ठीक है। इसको कोड किया होगा उन्होंने कि जी कंप्यूटर को मैंने इस तरह लिखा है। तो फिर आपसे वो क्या पूछेंगे जी, बुक को आप जो है वो कोड करें। कंप्यूटर को उन्होंने कोड किया है इसके अंदर, तो वो पूछेंगे आपको कि बुक को कोड करें। तो वो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका पैटर्न समझेंगे कि ठीक है जी, अब इस कंप्यूटर को उन्होंने कोड किया कैसे है इसके अंदर। तो फिर वो जो कोड है वो आप बुक पे अप्लाई करेंगे एंड देन यू विल राइट द कोड फॉर बुक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह। अब एक और सवाल एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि जी वो ये आपको कहेंगे कि जी अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 3 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। वहां से वो वेस्ट टर्न करता है 5 किलोमीटर्स। उसके बाद वो ईस्ट टर्न करता है 3 किलोमीटर्स। अल्टीमेटली वो अपने स्पॉट से, ओरिजिनल स्पॉट से कितना दूर है, ये सवाल है, ठीक है। इस तरह का, तो इस तरह के आपके जो आईक्यू बेस्ड सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी, ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ्स कुछ भी नहीं है। कुछ सवालों में मैथ्स भी होगी, कुछ में नहीं होगी, वो हम देखेंगे अपनी क्लासेस में इन डिटेल, ओके। आप लोगों का एक ग्रैंड मॉक में लूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। अच्छा, अब ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट आउटलाइन रिलेटेड। मैं इनके ऊपर वापस आती हूँ, एक दफा मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इसके बाद अभी हम पास्ट प्रेजेंटेशन की बात कर लें, ठीक है। एंड देन आई
कम बैक टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, अब पेपर प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके यहाँ पे आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है स्लाइड के अंदर। पेपर प्रेजेंटेशन, अगेन मैं इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। एग्जामिनर आपका आंसर से फर्स्ट इंप्रेशन नहीं लेता, आपकी प्रेजेंटेशन से फर्स्ट इंप्रेशन लेता है, और वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। उसका जो मूड है वो आपके प्रेजेंटेशन से बनेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपने, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जनरल एबिलिटी का सेशन है, तो मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन पे आपने कैसे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप अभी छोड़ दें, डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चन, डोंट फोकस ऑन द सोल्यूशन इटसेल्फ, फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ओवर हियर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गिवन डेटा के अंदर, रिक्वायर्ड डेटा के अंदर और सोल्यूशन के अंदर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इवन दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैं घर पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी, मैं डायरेक्टली इसको 2 लाइन में सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि उनको क्या चाहिए होता है। आपने अपने क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड डेटा और सोल्यूशन। गिवन डेटा में आप क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, जो गिवन। अब मैं क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस नहीं कर रही क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सो इट्स बेटर टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंटेशन ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे गिवन डेटा के अंदर जो भी मुझे गिवन था क्वेश्चन में वो मैंने मेंशन कर दिया। रिक्वायर्ड डेटा के अंदर क्या है, जो उन्होंने पूछा हुआ है मुझसे, और ये अक्सर जो लास्ट लाइन होती है आपके क्वेश्चन की, वो आपको बताती है कि उन्होंने आपसे पूछा हुआ क्या है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। देन द थर्ड पार्ट इज द सोल्यूशन, जहां पे आप उसको अपनी वर्किंग शो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने, अब नॉर्मली अगर हम कुछ भी सॉल्व कर रहे होते हैं जी, 16 +8 -2 इज इक्वल्स टू 4 + x, ठीक है। अब इसको मैं x इक्वल टू आंसर भी लिख सकती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं है कि जी इस पार्ट का क्या आंसर है, उसके बाद मैं -4 कर रही हूँ। लेकिन आपने अपने पेपर के अंदर ये स्टेप्स शो करने हैं, ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आपने जो स्टेप्स हैं वो स्किप नहीं करने, ये सोचते हुए कि जी ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अंडरस्टूड कोई बात नहीं है, ठीक है। जनरल एबिलिटी तो है ही बेसिक, तो अगर इसमें आप बेसिक अपने स्टेप भी नहीं शो करेंगे तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने, अब जैसे अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक स्टेप में पहले प्लग इन किए हैं जो आपका जो 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 मुझे गिवन था, उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में आंसर लिखा है। अच्छा, कहीं पे अगर डायग्राम रिक्वायर्ड होगी ना, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लास में, जब हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को वो चीज खुद बताऊंगी कि भाई ये क्वेश्चन है और इसमें आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। और नॉर्मली अगर डायग्राम नहीं रिक्वायर्ड तो आप लोगों ने बस इस तरह अपने क्वेश्चन को डिवाइड करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने करके मुझे लाइक यू विल हैव टू सेंड मी बैक, ताकि मैं देख सकूं आप लोग साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज द लास्ट स्लाइड, रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज में यहाँ पे अगर आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो रिसोर्सेज तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी, ठीक है, बिकॉज हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम पास्ट पेपर्स भी कर रहे होंगे, क्लास में असाइनमेंट में भी मिल रहा होगा आपको। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ फॉर फर्दर प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें आप लोगों को, लेकिन ये आप सोर्सेज रिसोर्सेज लिख ज़रूर लें, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान करनी है, उसका ध्यान रखना है, और वो क्या है कि आपने जो, हम पास्ट पेपर्स, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो पूरे पास्ट पेपर्स के मतलब इर्द गिर्द होगी, राइट। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हम उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इन बुक्स में ऐसे भी टॉपिक्स हैं या ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को जनरल एबिलिटी के लिए उस तरह से इतने रिक्वायर्ड नहीं है करने, ठीक है। तो वो आपने ध्यान में जरूर रखना है, लेकिन फॉर प्रैक्टिस आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल एबिलिटी के लिए प्रैक्टिस के लिए आप 2 वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनका मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ।
जो टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे वो आप इन वेबसाइट से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं सवाल। क्योंकि सवाल प्रैक्टिस तो आप मैथ्स के कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आप वो सवाल प्रैक्टिस करें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस अगेन अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अम, इट्स किसी भी आप लेवल तक चले जाएँ ना फिर मैथ्स में तो, राइट? तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ओके? अच्छा जी, अब आप लोग अपने सवाल पूछें। पहले आई वुड से कि जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं ना, पहले आप वो अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप पूछें। उसके बाद कोई अगर आप लोगों को और सवाल है, तो यू गाइज़ कैन आस्क मी दैट एज़ वेल।